Hello everyone. Good afternoon. How are you all? Good Good afternoon, afternoon. sir. We are fine, sir. What about Thanks. you? And what about you? I'm also fine, thank you. Beta, in today's session, we have to start the new chapter, the chapter number 2 of your English course book. And the title of the chapter is "It Was Long Ago." That is a poem written by Eleanor Ferzi. Okay, so are you Yes, all sir. ready for that? Yes, Yes, sir. sir. Okay. So in today's session, we would be reading the poem, and also we would be having an explanation of this poem to try to understand. We will try to understand that what the poet want to say, what the poet want to express through this poem. And after reading the poem, we have to we have to answer the question that is based on this poem. So first of all, we have to go through the poem. So for this, let me share the PDF file that this is the poem. But before the poem, we can talk about the author, that who is the author, and also we can know something about author. So the poet, the author, we can say the poet is the lady of this poem, and her name is the Eleanor Ferzi. Eleanor Ferzi was born in 1881, and in 1965 she died. Eleanor Ferzi was born in London and was educated privately. यहाँ पे privately का मतलब है ऐसा नहीं कि जैसे प्राइवेट स्कूल में आप लोग पढ़ते हैं इस तरीके से प्राइवेटली पढ़ा था. प्राइवेटली मतलब एक्चुअली यू ऑल आर लर्निंग थ्रू सोशली. आप एक तरीके से सामाजिक रूप से स्कूल में जाकर के आप लोग पढ़ाई करते हैं. यहाँ पे जो ये ऑथर है, जो ये ऑथर है, इन्होंने प्राइवेटली एजुकेशन गेन किया. प्राइवेटली मतलब इधर उधर से, कहीं स्कूल जाकर के नहीं, कहीं मतलब जैसे कुछ बच्चे नहीं पढ़ते हैं, कहीं स्कूल नहीं जाते हैं, तो क्या वो पढ़ नहीं पाते? पढ़ लेते हैं कहीं अपने कि जहाँ मौका मिला वहीं से शिक्षा ग्रहण कर ले रहे हैं, वहीं पे ही कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए, सीख ले जा रहे हैं. चाहे वो अपने माँ बाप से सीख ले रहे हैं, या भाई बहन से सीख रहे हैं, या गाँव में किसी से सीख ले रहे हैं, यानी किसी सोशली वो ना एजुकेशन प्राप्त करते हैं. इन्होंने प्राइवेटली अपना एजुकेशन एक तरीके से पूरा किया. She hailed from a family of authors. कहीं ना कहीं इसका रीजन भी था बिकॉज वो कहीं ना कहीं फैमिली ऑफ ऑथर्स से बिलोंग करते थे. फैमिली ऑफ ऑथर्स मतलब इनके जो सिबलिंग्स थे, चाहे वो भाई बहन हो या इनके माता पिता हो. इनके पिताजी भी बहुत ही अच्छे लिखते थे. इनके जो यंगर ब्रदर एंड जो इनके छोटे भाई हैं, किसी ऑथर नोट में ही लिखा गया कि वो भी बहुत अच्छे राइटर थे. तो दैट मीन्स कि शी बिलोंग टू अ वेरी गुड फैमिली. We can say that she belonged to a family of authors. Her father, Benjamin Ferzi, was a famous novelist, and her two younger brothers were writers as well. She started off by writing children's stories and fantasy stories, but soon became popular with both children and adults. इस शुरुआत में तो बच्चों की कहानियों से, बच्चों से जुड़े हुए लेख से लिखना शुरू की, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं बच्चे और यंग दोनों लोगों के लिए एक तरीके से बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर पोएट बन गई. She is most popularly known for the children's hymn Morning Has Broken. तो इनका सबसे ज्यादा पॉपुलर जो मतलब एक तरीके से बहुत ही ज्यादा ये मतलब जिस हिम के चिल्ड्रंस हिम यानी एक तरीके से बच्चों का भजन, बच्चों द्वारा जो भजन गाया जाता है, मॉर्निंग हैज ब्रोकन, ये एक ऐसी रचना है इनकी जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा फेमस हुई. मतलब शी इज मोस्ट पॉपुलरली नोन, जिसकी वजह से इनको बहुत ही ज्यादा मशहूर हो गई. इनको मतलब चार लोग, ज्यादातर लोग इनके बारे में ज्यादा जानने लगे, पॉपुलर हो गए. Her other notable works include Martin Pippin in the Apple Orchard, The Little Book Room, and the autobiographical A Nursery. In the 90s, she was awarded Carnegie Medal and the Hans Christian Andersen Medal, often referred to as the Nobel Prize for the Children's Literature. यहाँ पे हंस क्रिश्चियन एंडरसन मेडल है, एक तरीके से इसको
नोबेल प्राइज फॉर द चिल्ड्रंस लिटरेचर के लिए एक तरीके से रेफर किया जाता है और इनको इस अवार्ड से एक तरीके से नवाजा गया। शी वाज अवार्डेड द कार्नेगी मेडल एंड द हंस क्रिश्चियन एंडरसन मेडल, यानी दो ये मेडल है इससे इनको नवाजा गया। और जो ये हंस क्रिश्चियन एंडरसन मेडल है एक तरीके से इसको नोबेल प्राइज के बराबर का दर्जा प्राप्त। ओके, अभी तक ये पोएट के बारे में छोटी थोड़ी सी जानकारी रही जो आपके बुक में मेंशन है। वी वेंट थ्रू दैट एंड देयर आफ्टर वी हैव टू गो थ्रू द पोएम। जो पोएट के बारे में बताया गया इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं? इज इट क्लियर? No, sir. No, sir. देयर इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द अर्लीस्ट मेमोरी यू हैव ऑफ योर चाइल्डहुड? आप अपने बचपन की सबसे, अभी फिलहाल इतना दूर भी नहीं आप लोग का बचपन। ये पोएट जितने मतलब पोएट की एज क्या है जब वो मेमोराइज करती है अपने बचपन की बातें, इसके लिए जिसका बचपन काफी दूर है। लेकिन आप लोग के लिए अभी आपका बचपन 2-4 साल बचपन यानी 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल से नीचे, मतलब उसी को ही बचपन कह सकते हैं। स्पेशली 5 साल से नीचे जब रहते हैं तो शायद वो चीजें ध्यान ही नहीं रहती, मेमोराइज ही नहीं हो पाती। तो Yes. 6 साल से 10 साल के बीच में जो हम आपके रहते हैं एक्चुअल में वही बचपन हम मानते हैं और उसी को ही मेमोराइज कर पाते हैं। थोड़ी बहुत बातें ध्यान रहती है कि कहाँ पे चोरी किया था, किसको क्या किया था, कहाँ पे क्या चुरा के खाया था, या कौन सी गलती कर गया था, वो सारी चीजें। तो फिलहाल 10 साल से ऊपर ही हैं आप लोग, तो इसी वजह से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज द अर्लीस्ट मेमोरी यू हैव ऑफ योर चाइल्डहुड? सबसे ज्यादा मतलब सबसे पुरानी मेमोरी ऐसे क्या है जो आपके चाइल्डहुड में, जो आपके बचपन से रिलेटेड हो? आप अपने आपके अपने बचपन की सबसे पुरानी मेमोरी, पुरानी याद आपके पास क्या है? डिस्क्राइब एवरीथिंग यू रिमेंबर अबाउट दैट। आप उस याद के बारे में, उस बात के बारे में, जो भी आपको जो बातें याद है उसके बारे में आप डिस्क्राइब कीजिए। सब कुछ आपको डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब एवरीथिंग। कैसा माहौल था, कैसा क्या गलती आपने कर दिया था, क्या सोच रहे थे, क्या तुम्हारे मन में चल रहा था, कैसा, मतलब जो भी आपको समझ में आए, यू कैन डिस्क्राइब ऑल द थिंग्स अबाउट दैट मेमोरी। व्हाई डू यू थिंक दिस? इसके बाद भी एक और एक टास्क है, व्हाई डू यू थिंक दिस पर्टिकुलरली मेमोरी इज स्टिल फ्रेश इन योर माइंड? और आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ वही एक घटना आपके साथ घटित हुई थी जब आप छोटे थे। देयर मे बी देयर विल बी मेनी इंसिडेंट, बहुत सारे, मे बी देयर वाज अ मेनी इंसिडेंट, बहुत सारे इंसिडेंट थे आज जब 5 से 10 साल के बीच में, लेकिन उनमें से वही घटना ही क्यों याद आई? वही घटना ही ज्यादा मतलब आपके एक तरीके से माइंड पे क्यों छाप छोड़ रही है और बाकी चीजें क्यों नहीं ध्यान दे रही है? ऐसा क्या है? वो क्यों आपके अभी तक वो घटना अभी तक आपके दिलो दिमाग पे छाया हुआ है, वो अभी भी बिल्कुल फ्रेश बना हुआ है, ऐसा क्या है? सो ये भी बताना है। सो कैन एनीवन ट्राई टू स्पीक अबाउट दैट इंसिडेंट, whatever you remember, what of which that is related to your childhood, any of the students? फिलहाल बहुत ज्यादा समय नहीं है, वी हैव टू गो थ्रू द पोएम। ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर किसी से अगर डिस्कस करेंगे तो आज का यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। Anybody who want who is prepared, they can speak. Otherwise, what you can do, you can prepare your video. You can make your video speaking regarding this. Or not only you can speak, if you want to write, then also you can write. ठीक है? Yes, sir. Write related to your childhood. आप एक बार लिखेंगे फिर उसको बोलने का भी प्रयास करिए, लिखने के अलावा बोलना भी सीखिए। तो आप इसको लिख करके आप यू कैन सेंड द पिक ऑफ योर टू मी। बाय द वे, already we have 10 minutes. Already we have passed 10 minutes. So let us quickly go to the poem. This poem is about a fond childhood memory of the poet. Poet lady है, तो उसी के संदर्भ में इसको हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे। तो क्या कहती है, अभी आप लोगों को रीडिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज थोड़ा सा समय कम है और हमें पोएम पूरा पढ़ना है। I tell you shall I something I remember. I tell you shall I something I remember. देखिए बेटा, रीडिंग आपको कहीं ना कहीं जो आपका क्वेश्चन मार्क है, जो आपका फुल स्टॉप है, कोई भी पंक्चुएशन मार्क है, उसको ध्यान में रखते हुए रीड करें तो ज्यादा बेहतर होता है, उसका मतलब भी समझ में आता है।
तो सबसे पहले यहाँ पे बोल रहे जो पोएट है वो कह रहे हैं आई टेल यू, मैं आपको बताऊंगी। शैल आई, क्या मैं बता सकती हूँ? समथिंग आई रिमेम्बर, जो मेरे पास, जो मतलब समथिंग आई रिमेम्बर, जो कुछ मुझे याद है। समथिंग दैट स्टिल मीन्स अ ग्रेट डील टू मी, समथिंग दैट मतलब कुछ ऐसा, दैट स्टिल मीन्स अ ग्रेट डील टू मी, जो कि स्टिल मतलब अभी तक, उसका मतलब एक बहुत ही बड़ा मतलब है। इट इज दैट स्टिल मीन्स अ ग्रेट डील टू मी। यहाँ पे ग्रेट डील का मतलब है एक तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट। दैट इज अ वेरी, दैट स्टिल मीन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, समथिंग दैट स्टिल मीन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, कुछ ऐसा जो कि मेरे लिए अभी तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट वॉज लॉन्ग अगो, इट वॉज लॉन्ग अगो, ये बहुत समय की पहले की बात है। लोग कई सारे ऐसे पोएम, कई सारी स्टोरीज शुरू करते हैं, इट वाज लॉन्ग अगो, देयर वाज अ समथिंग, मतलब इन दिस वे we already we have, I hope that you already you all have studied in your previous classes. It was long ago, Yes, it was long ago, क्या है ये समझ पा रहे होंगे आप लोग, आई होप समझ में आ रहा है। yes, sir. सो ये Yes. बहुत पहले, बहुत समय पहले की बातें हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जब पोएट कुछ रिमाइंड कर रहा है, अभी ये नहीं बता रहा है कि कौन सी बात रिमाइंड कर रहा है, किस समय की बात याद कर रहा है, बट हाँ समथिंग, कुछ ऐसा वो रिमाइंड कर रहा है, कुछ ऐसा वो रिमाइंड कर मतलब याद करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हर, जो कि उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वो? अ डस्टी रोड इन समर। समर मीन्स एक तरीके से होता है गर्मी, गर्मी का मौसम को ही तो समर बोलते हैं। समर ब्रेक होता है छुट्टियों में, अभी तो लंबा ब्रेक 2 साल से ही चल रहा है Yes, sir. कोविड की वजह से, बट Yes, sir. 16 से स्कूल खुल रहा है आगे आज आगे। तो अ डस्टी रोड इन समर, आई रिमेम्बर, मुझे याद है। अ डस्टी रोड इन समर यानी गर्मियों में वो डस्टी रोड यानी धूल भरे हुए रोड जो थे, बहुत सारे धूल भरे हुए रोड होते हैं। तो गर्मियों में क्या रहते हैं, अगर ठंडक में या बरसात में धूल वाले जो रोड रहते हैं उस पर चले तो कभी भी धूल नहीं उड़े। बट समर्स में तो पूरी तरीके से सूखे रहते हैं, यानी अगर उसको घसीट के चलेंगे या गाड़ी भी चली तो पता लगा धूल से नहा लिए पूरा उड़ जाता है। तो अ डस्टी रोड इन समर यानी गर्मियों के मौसम में वो डस्टी रोड, व्हाट आई रिमेम्बर, जो कि मुझे अभी याद है। अ माउंटेन, एक पर्वत, एंड एन ओल्ड हाउस, और एक पुराना सा घर, एंड ए ट्री दैट स्टूड, और एक ट्री जो कि वहां पे था। यू नो, आपको पता है। आज सब मिला के वो जो अपना इंसिडेंट, जो बातें बताने जा रहा था कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, जो उसको अभी तक याद है, उसके एक तरीके से वो रूपरेखा तैयार कर रहा है और शुरू कर रहा है बताना। और वो इंसिडेंट के बारे में बताने के पहले उस इंसिडेंट के जो मतलब वो घटना हुआ उसके आसपास की चीजों को एक तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है, एक तरीके से भूमिका बना रहा है कि वो कैसा था माहौल, कैसा था समय। समर्स का यानी गर्मियों वाले दिन थे, डस्टी रोड थे, पहाड़ थे, एक पुराना सा घर था, ट्री था, और उसी बीच बिहाइंड द हाउस, उसी बीच और भी आगे उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है बिहाइंड द हाउस एन ओल्ड वुमेन आई रिमेम्बर, और घर के पीछे एक ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी सी औरत, आई रिमेम्बर, मुझे याद है। आई रिमेम्बर कई बार यहाँ पे यूज किया गया, फर्स्ट एंड या सेकंड ये भी। तो आई रिमेम्बर मतलब ये इसको याद करते हुए ये बातें बता रहा है, यानी वो याद करते हुए बार बार याद कर रहा है और उसको मेमोराइज कर रहा है और फिर आपको एक्सप्लेन कर रहा है, फिर यहाँ पे लिख रहा है बिहाइंड द हाउस एंड ओल्ड वुमेन आई रिमेम्बर, घर के पीछे एक बूढ़ी सी औरत, मुझे याद है। इन रेड शॉल विद अ ग्रे कैट ऑन हर नी, मुझे याद है कि वो रेड शॉल में थी और एक ग्रे कलर का कैट उसके घुटने पे था। बिहाइंड द हाउस एंड ओल्ड वुमेन, घर के पीछे एक बूढ़ी सी औरत, आई रिमेम्बर, इन अ रेड शॉल विद अ ग्रे कैट ऑन द नी, यानी देखो बूढ़ी औरत तो सभी को ध्यान रहेगा, लेकिन किस कलर का वो शॉल पहनी थी, इतना ध्यान रखना वाकई बहुत बड़ी बात है। मुझे मुझे बिल्कुल ध्यान है तो रेड कलर की शॉल में और ग्रे कलर की जो कैट उसके घुटनों पे बैठी हुई थी, हमिंग अंडर अ ट्री, हमिंग अंडर अ ट्री, और वो क्या कर रही थी, हमिंग कर रही थी। ये हमिंग मींस क्या हुआ, एक तरीके से एक होता है बेटा बोलना आपस मतलब एक तरीके से हमिंग साउंड यानी आपस में ही बड़बड़ाना या बोलना, यानी खुद से ही कहा भी जाता है। जैसे जो ओल्ड लेडी थी एक पर्टिकुलर एज के बाद क्या होता है, पर्सन खुद से ही बोलने लगता है, यानी कुछ ना कुछ बड़बड़ाने लगता है। और ऐसा नहीं एज के बाद, एज के पहले भी कोई मान लीजिए अपने धुन में
ढूंढता रहता है, कुछ सोचता रहता है, प्लानिंग करता रहता है, अपने सपनों के लिए मेहनत करता रहता है, तो वो भी गुनगुनाता रहता है, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करता रहता है। तो अकेले में बहुत लोग ऐसे करते रहते हैं, बट ये तो रहता है घूम वाली बातें, लेकिन एक पर्टिकुलर एज के बाद मन की बातें नहीं, ऐसा समय आ जाता है कि लगभग सारे नहीं कह सकते, लेकिन लगभग ये वाली जो हैबिचुअल थोड़ी बहुत सब एक पर्टिकुलर एज के बाद पर्सन्स में आने लगती है। फिलहाल हम लोग आगे पढ़ते हैं पोएम में। तो यहाँ पे उस लेडी के बारे में, फिलहाल इस वाले इन 3 लाइनों में उस लेडी के बारे में बताया गया कि वो घर के पीछे एक ओल्ड वुमेन थी, यानी एक वृद्ध महिला थी। वो किस कलर में, रेड कलर का शॉल पहनी हुई थी, ग्रे कलर का कैट उसके नी उसके पीछे पे बैठी हुई थी। और वो क्या कर रही थी, वो ट्री के नीचे अंडर ए ट्री वो हमिंग कर रही थी, यानी खुद से ही उन्हें बड़बड़ा रही थी, बोल रही थी आपस में, खुद से ही वो बातें कर रही थी। इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. She seemed the oldest thing I could remember, but then perhaps I was not more than 3. It was long ago. फिर यहाँ पे it was long ago का यूज किया गया, बहुत पहले की बात है। She seemed the oldest thing I can remember, यानी she seemed the oldest thing I can remember, but then perhaps I was not more than 3. यहाँ पे हम कह सकते हैं कि she seemed यानी एक तरीके से वो देख रही थी, the oldest thing I can remember, जो सबसे मतलब एक तरीके से वो ऐसी घटना को देख रही थी, ऐसी चीजों को देख रही थी, मतलब एक तरीके से एक छोटी बच्ची को, यानी वो मुझे देख रही थी। द ओल्डेस्ट थिंग, जो सबसे पुरानी चीजें जो कि मैं रिमाइंड कर सकती हूँ, आई कैन रिमेम्बर, जो कि मैं रिमेम्बर याद कर सकती हूँ। बट देन परहैप्स, लेकिन शायद उस समय आई वॉज नॉट मोर देन 3, लेकिन उस समय मैं 3 साल से ज्यादा नहीं थी, शायद मैं 3 साल से ज्यादा नहीं थी। इट वॉज लॉन्ग एगो, ये बहुत पहले की बात है। अभी तक यहाँ तक सारे वर्ड्स, लाइनों के मतलब समझ में आ रहे हैं, सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, moving ahead on the next page. I dragged on the dusty road. अभी ये आपका ये पहले की जो अभी तक बताया गया, वहां पे सबसे पहले चीजें ये बताई कि जो मैं बताने जा रही हूँ, इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मी। फिर उसके बाद बताती है कि वहाँ का जो एक तरीके से इंफ्रा है उसके बारे में बता रही है, कैसा सिचुएशन है, कैसा माहौल है, तो उस लेडी के बारे में बता रही है, ठीक है। फिर वो अपनी एज भी बता दी। अब उसके बाद वो क्या कर रही थी वो बताने जा रही है। क्या कर रही थी कि पोएट अपने बारे में ही तो बता रही है, अपने चाइल्डहुड की तो बात बता रही है। Yes, sir. Yes, sir. I dragged on the dusty road and I remember how the old woman looked over the fence at me and seemed to. Abhishek Pandey, start your video, please. I dragged on the dusty road. Dragged means एक तरीके से कह सकते हैं पैर घसीटना, मतलब ड्रैग मतलब आप माउस को ड्रैग करते हैं ना, माउस पॉइंटर को आप ड्रैग करके यहाँ से वहां ले जाते हैं, उसको एक तरीके से घसीटते तो ही है। अब वो बच्ची क्या मतलब अगर आई ड्रैग, अगर कोई बच्चा क्या ड्रैग करेगा, वो अपना हाथ पहले तो ड्रैग करेगा। छोटे बच्चे होते हैं ना कि धूल वाले, अगर मिट्टी वाला अगर धूल उड़ाते हुए चल रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं, घसीटते हुए, तो वो वर्ड बता रही है आई ड्रैग डाउन द डस्टी रोड, उस धूल भरे हुए रोड में मैं ड्रैग कर रही थी, यानी मैं अपने पैर घसीटते हुए धूल उड़ा रही थी। आई रिमेम्बर, मुझे याद है। हाउ द ओल्ड वुमन लुक्ड ओवर द फेंस एट मी, मुझे याद है कि उस समय जो ओल्ड वुमन थी वो किस तरीके से मुझे देख रही थी। ओवर द फेंस एट मी, ओवर द फेंस, फेंस मींस होता है एक तरीके से इस समय जो मान लीजिए जो छोटा जानवर है उनसे बचाने के लिए जो किसान लोग हैं, हम लोग अपने गांव में देखते हैं कि सभी लोग खेत के चारों तरफ फेंसिंग किए रहते हैं ना, उसको हिंदी में बाड़ा बोलते हैं, लेकिन बाड़ा के तरीके से वो फेंसिंग होता है। इंग्लिश में फेंसिंग यानी एक तरीके से चार दीवारी तो नहीं बोल सकते, लेकिन मतलब तार से या किसी भी माध्यम से उसको चारों तरफ से घेराबंदी कर देना, यानी फेंस के ऊपर से। हाउ द ओल्ड मैन लुक्ड ओवर द फेंस एट मी, फेंस के ऊपर से, बाड़े के ऊपर से किस तरीके से वो ओल्ड मैन जो है मेरी तरफ देख रही थी। एंड सीम टू नो, और वो शायद कुछ जानना चाहती थी। एंड सीम टू नो, वो क्या कुछ जानना चाहती थी, क्या जानना चाहती थी। हाउ इट फेल्ट टू बी 3 एंड कॉल आउट, आखिर 3 साल के होने पे कैसा महसूस करती हो, शायद ये जाना, ये पोएट स्वयं बोल रही है, एक्चुअल में मेमोराइज करके अंदाजा लगा के बोल रही है कि शायद वो ये जानना चाहते थे कि आखिर 3 साल के होने पे कैसा महसूस करते हो।
फिर उसी बीच ये भी बताती है कि एंड कॉल आउट, और ये सोचते हुए उस बूढ़ी औरत ने बुलाया, कॉल आउट है ना, उसने मुझे बुलाया। आई रिमेम्बर, मुझे याद है। वो कहती है डू लाइक विलवेरीज एंड क्रीम फॉर टी, मुझे याद है। वो कहती है कि क्या तुम्हें वेलवेरीज एंड क्रीम पसंद है फॉर टी, चाय के लिए। आई वेंट अंडर द ट्री, सो अब ये सुनते हुए क्या करती है वो पोएट बताती है कि मैं उस ट्री के नीचे गई। एंड व्हाइल शी हम, जब वो मतलब यहाँ पे पोएट ने बोला कि डू यू लाइक द वेलवेरीज एंड क्रीम फॉर टी, यानी एक तरीके से पोएट को पसंद है। आजकल छोटे बच्चों के सामने बोले बेटा डू यू वांट चॉकलेट, चॉकलेट चाहिए, टॉफी चाहिए, तो बच्चे क्या करेंगे, दौड़े हुए चले जाएंगे। तो एक तरीके से वो टॉफी चॉकलेट ही है। तो छोटे बच्चे से वो बूढ़ी औरत कहती है कि तुम्हें बेलबेरीज और क्रीम चाहिए चाय के लिए, हाँ बिल्कुल चाहिए। 3 साल के बच्चे को दौड़ेगी, फिर से किसी उसके पास पहुंच गई, और जब पहुंचती है तो क्या होता है, एंड व्हाइल शी हम्ड एंड द कैट पर्ड, आई रिमेम्बर, जब वो पहुंचती है ट्री के नीचे तो क्या देखती है, एंड व्हाइल शी हम्ड एंड द कैट पर्ड, आई रिमेम्बर हाउ शी फिल्ड अ saucer with the berries and the cream for me and so long ago। जब वो वहां पे जाती है ट्री के नीचे तो क्या देखती है, उसी बीच while she hummed and the cat bird, hummed यानी एक तरीके से आपस में फिर से बड़बड़ाना, यानी वो आपस में बातें ही कर रही थी। एंड द कैट bird, और जो कैट है वो भी अपने आप में म्याऊ म्याऊ वाली आवाज निकाल रही थी, ठीक है। एक तरीके से while she hummed यानी एक तरीके से गुनगुना रही थी, बड़बड़ा रही थी, और जो कैट है यानी एक तरीके से घुरघुराना बोलते हैं ना म्याऊ को, यानी जो बिल्ली है वो घुरघुरा रही थी एक तरीके से। आई रिमेम्बर, मुझे याद है, how she filled a saucer with the berries and the cream for me। ये saucer भी एक तरीके से होता है बर्तन, अब वो कोई भी हो सकता है, कप भी हो सकता है, थाली भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो एक तरीके का ये बर्तन है। तो वो कहती है, पोएट कहती है, आई रिमेम्बर, मुझे याद है, हाउ शी फिल्ड अ saucer, वो आखिर एक saucer को कैसे फिल अप की थी, किससे, विद berries and cream for me, मेरे लिए। berries एक तरह का फ्रूट होता है ना, ये तो पता है। berries और क्रीम से किस तरीके से एक सॉसर को फिलअप किया था, ये पूरा भर रखा था मेरे लिए, सो लॉन्ग अगो, ये बहुत पहले की बात है। यानी एक तरीके से उस इंसिडेंट को बता रहा है, ये पोएट बता रही है कि वो लेडी कैसे थी, उसने मुझे बुलाया, मैं घसीट में उस समय खेल रही थी धूल मिट्टी में, फिर वो ओल्ड लेडी ने मुझे बुलाया, पूछा, मैं फिर गई तो उसने मुझे एक तरीके से सॉसर से भरा हुआ एक बेरी और क्रीम दिया। उसके बाद क्या होता है, such berries and such cream as I remember I never had seen before and never see today, you know। अब यहाँ पे पोएट कहती है such berries यानी उस तरह का berries and such cream और उस तरह का cream as I remember I never had seen before and never see today। जहाँ तक कि मुझे याद है, I never had seen before, मैंने कभी इसके पहले नहीं देखा था, यानी उसके देने के पहले नहीं देखा था, and never see today, और आज तक भी नहीं देखा है, you know। यू नो एक तरीके से बोलने में लोग यूज करते हैं, यू नो ये ऐसा किया, फिर यू नो मतलब इंग्लिश में एक तरीके से दिस इज द स्टाइल ऑफ मतलब रिप्रेजेंटिंग समथिंग। तो कुछ लोगों की आदत होती है ना, है ना, या कुछ पर्टिकुलर वर्ड बोलने की, तो यहाँ पे यू नो एक तरीके से इस तरीके से यूज किया गया है। तो अभी यहाँ तक क्लियर है। Yes. Yes, sir. एंड दैट, फिर उसके बाद क्या कहती है पोएट, एंड दैट इज ऑलमोस्ट ऑल आई कैन रिमेम्बर। यहाँ पे वेरीज और क्रीम के बारे में बता रही कि सच वेरीज एंड सच क्रीम एज आई रिमेम्बर आई नेवर हैड सीन बिफोर, इस तरह का वेरीज या क्रीम जहाँ तक कि मुझे याद है मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा था, इसके पहले कभी नहीं देखा था और आज तक भी नहीं देखा है, यू नो। एंड दैट इज ऑलमोस्ट ऑल आई कैन रिमेम्बर, और आपको पता है दैट इज द ऑलमोस्ट, यही सब कुछ लगभग शायद यही है कि जो मुझे याद है, जितना मैं याद कर सकती हूँ। द हाउस, द माउंटेन, द ग्रे कैट ऑन द नी, हर रेड सॉल एंड द ट्री। और मतलब यहाँ पे एक तरीके से पोएट अपनी बातें फिनिश करते हुए दिख रही है इस लाइन में। यहाँ पे कहती है दैट इज ऑलमोस्ट यही सब कुछ था जो कि मैं याद कर सकती हूँ, आई कैन रिमेम्बर, जो कि मैं याद कर सकती हूँ। क्या क्या एक बार रिपीट करती है, क्या क्या याद कर सकती है। द हाउस, हाउस बताया उसने, माउंटेन के बारे में भी बताया, ग्रे कैट के बारे में भी बताया जो कि उसके नी पे घुटने पे बैठी हुई थी, एंड हर रेड शॉल, और उसके रेड शॉल के बारे में बताया, और ट्रीज के बारे में बताया। यही ऑलमोस्ट यही सारी चीजें जो वो रिमेम्बर कर सकती है, ये पोएट ये कह रही है। इतना क्लियर है। उसके बाद क्या कहती है पोएट, Yes, sir. टेस्ट ऑफ द बेरीज, अब बेरीज के टेस्ट के बारे में भी बता रही है। एंड द टेस्ट ऑफ द बेरीज, द फील ऑफ द सन, आई रिमेम्बर
and the smell of everything that used to be so long ago. And the taste of berries, जो berries का जो taste था यानी जो स्वाद था, the feel of the sun, जो उस समय गर्मी हो यानी समर का मौसम था तो उस समय जो गर्मी का जो फीलिंग थी, जो एहसास था, जो अनुभव था, what I remember, मुझे याद है, and the smell of everything that it used to be, और उस समय की बात जो किसी भी चीजों का जो भी यूज होते थे उन सभी की जो सुगंध थी, एक तरीके से स्मेल थी, यानी बचपन की वो सारी यादें का जो एक तरीके से स्मेल है यानी जो मेमोरी है जो मैं याद कर सकती हूँ। सो यहाँ पे फिर एक वर्ड यूज किया सो लॉन्ग एगो, यानी बहुत पहले की बात है, फिर से एक तरीके से रिमाइंड करिए, बता रही है कि बहुत पहले की बात है। एंड द टेस्ट ऑफ द बेरीज, द फील ऑफ द सन आई रिमेंबर, एंड द स्मेल ऑफ एवरीथिंग दैट यूज्ड टू बी, टिल द हीट ऑन द रोड आउटसाइड अगेन आई रिमेंबर, जब तक बाहर एकदम गर्मी रोड यानी पे हीट ऑन द रोड का मतलब क्या हुआ, जब तक पैर यानी जलने लगने लगे तब तक बच्चे खेलते रहते हैं, यानी जब रोड पे चलते हैं जब उनके पैर में यानी हीट महसूस होता है पाँव में, तब जाकर उनको लगता है कि बड़ी धूप है, उसके बावजूद भी फिलहाल बच्चे उनको मौका मिले तो छोड़ेंगे। सॉरी फॉर इंटरप्शन है, ड्यू टू सम नेटवर्क glitch, this is problem है, technical issue आया, but now we can move ahead. So we were talking about, now let me know that you whether I am audible properly. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ जब बच्चे तब तक खेलते रहते हैं यानी जब तक उनको पैर में थोड़ी सी गर्मी महसूस नहीं हो सकती, तो उस बात को भी वो एक तरीके से मेमोराइज करते हुए ध्यान रखते हुए कहती है, टिल द हीट ऑन द रोड आउटसाइड अगेन आई रिमेंबर, एंड हाउ द लॉन्ग डस्टी रोड सीम टू हैव फॉर मी, नो एंड यू नो, यानी हाउ द लॉन्ग डस्टी रोड यानी कितने लंबे जो धूल भरे हुए रोड थे, ऐसा लग रहा था कि मानो इट सीम टू हैव टू मी, वो ऐसा लगता था कि जैसे वो मेरे लिए ही बने हुए, यानी बच्चे को ऐसा लगता भी है, और वो मतलब नो एंड यू नो, और जिसका कभी समापन ही नहीं होता था, जिसका कभी एंड ही नहीं होता था, बच्चे धूल उड़ा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मतलब वो रोड ही नहीं खत्म हो रहा है, ना धूल खत्म हो रहा है ना रोड खत्म हो रहा है, वो उड़ाते रह रहे हैं, इस तरीके से यानी वो अपने बचपन के दिनों को याद कर रही है। फिर लास्ट वाले स्टैंजा में क्या कहती है, दैट इज द फारदेस्ट थिंग आई कैन रिमेंबर, इट वोंट मीन मच टू यू, इट डज टू मी, देन आई ग्रू अप यू सी, दैट इज द फारदेस्ट थिंग आई कैन रिमेंबर, द फारदेस्ट थिंग एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत सबसे फार, एक होता है ना कि फार मींस दूर, फारदेस्ट मतलब बहुत ही दूर, यानी कि बहुत ही दूर का एक तरीके से ऐसी चीज है जिसे मैं याद कर सकती हूँ, दिस इज द फारदेस्ट थिंग, ये बहुत ही दूर की चीज है, यानी बहुत ज्यादा दूर की चीज है जो कि मैं याद कर सकती हूँ, जो कि मैं रिमाइंड कर सकती हूँ। इट वोंट मीन, अब यहाँ पे पोएट ये भी कहती है कि आप लोग पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, या जो भी इस पोएम को पढ़ रहा है उसको एक तरीके से कहती है, इट वोंट मीन मच टू यू, मतलब ये आपके लिए बहुत ज्यादा मतलब का नहीं हो सकता, आपके ये जो भी ये सारी बातें बताई, इंसिडेंट बताई, इस तरीके से बताने लगे तो आप भी 50 ऐसे 50 इंसिडेंट आप बता सकते हैं, कोई भी बता सकता है, हर कोई बता सकता है, उसी इंसिडेंट को बताने कोई पोएम एक तरीके से नाम दे दिया जाए। फिलहाल लास्ट में पोएम इसी बात का ध्यान रखते हुए पोएट कहती है, इट वोंट मीन मच टू यू, ये आपसे बहुत ज्यादा, आपके लिए बहुत ज्यादा मतलब का नहीं है, बट इट डज टू मी, लेकिन ये मेरे लिए मतलब रखता है, मेरे काम की चीज है, ये आपके काम की बात तो नहीं हो सकती, ये जो भी अभी पोएम में इसने बताई है ये आपके काम की बात तो नहीं हो सकती, ये आपके लिए बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन इट डज टू मी, लेकिन मेरे लिए बहुत करता है, लेकिन मेरे लिए करता है। ओके, उसके बाद लास्ट लाइन में क्या कहती है, देन आई ग्रू अप यू सी, देन आई ग्रू अप, और फिर उसके बाद मैं बड़ी हो गई, यू सी आप देख सकते हैं, पोएट कहते हैं, फिर उसके बाद ये सारी इंसिडेंट की बताने के बाद क्या कहती है, फिर जो भी रिमाइंड था उसको जो भी याद आया वो बताया उसने, और लास्ट में ये भी बताया कि हो सकता है, मुझे पता है कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा मतलब की चीजें नहीं हो सकता, बट मेरे लिए है, इसको बताने के साथ में ये भी कहती है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देन आई ग्रू अप, मैं बड़ी हो गई, यू कैन सी, यू सी आप देख सकते हैं, तो दैट इज, दिस इज हाउ दिस पोएम एंड्स, और आई होप कि आप लोग को पोएम समझ में आया होगा। Yes, sir. और ये पोएम Yes, sir. एक चीज है तो ये फील हो सकता है कुछ बच्चे किए हों कि अगर आप लोग भी इसी तरीके से कोई इंसिडेंट आप चाहें लिख दें, क्योंकि इसमें ऐसा कोई नहीं, आप अगर देखेंगे कोई लास्ट में राइमिंग वर्ड नहीं है,
कोई आपका तो राइमिंग स्कीम वगैरह को भी नहीं प्रॉपर्ली फॉलो किया गया है, कहीं दिख रहा है। तो एक तरीके से एक इंसिडेंट को एक वो पोएम के रूप में कोशिश की है पोएट ने प्रेजेंट करने की। अगर यहाँ पे बच्चे चाहें तो वो भी अपने किसी इंसिडेंट, अपने चाइल्डहुड के किसी इंसिडेंट आपका वॉइस बज बज कर आ रहा है। so that now am I audible properly? Now it is clear. Yes, sir. Yes, sir. So beta I was telling that ki just like this poet also you all can write your own poem in the same way, because you can see that there is no any proper rhyming scheme या कोई भी rhyming words last में बिल्कुल एक जैसे वैसा तो नहीं फॉलो किया गया ना। यानी जो कुछ भी याद आया यानी उस सिचुएशन को यानी उस एनवायरनमेंट को एक तरीके से डिस्क्राइब किया, एक अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया। यानी एक एक छोटी छोटी चीजों को भी यहाँ पे ध्यान करते हुए कोशिश किया गया प्रेजेंट करने की। और छोटी सी बातें सिर्फ ये है कि पोएट क्या कहती है इंसिडेंट, मतलब एक जो वो चाहती तो 2 लाइन में खत्म कर देती। एक पोएट लेती थी, उसने मुझे बेर दिया, उसको बेर तुमने खाई थी, उससे बेहतर उससे स्वादिष्ट आज तक मैंने नहीं खाया। 3 लाइन में काम खत्म। लेकिन इसी 3 लाइन को भी कितना बड़ा पोएम बना दिया। इसी तरीके से also you can describe the incident, any incident of your childhood in the same way as the poet has done in this chapter. Okay? Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के आंसर आपको इसी तरीके से लिखने का प्रयास करिएगा, छोटा सा प्रारूप बनाइएगा और बेहतर करिएगा। और अच्छे तरीके से आप इसी तरीके से कुछ अलग चीजें वहाँ का एनवायरनमेंट यानी जो इंसिडेंट है उसके जो आसपास की जो चीजें हैं उसको भी आप कोशिश करिएगा, उसको भी आप ऐड करिएगा अपने इस क्वेश्चन के, आपने जो भी लिख सकते हैं उसको लिखेंगे। तो दैट्स ऑल। Yes, sir. Thereafter we are supposed to write answer for the questions that is based on this poem. So as of now I don't having the scan copy of that exercise. So what you can do, Abhishek, you need to prepare the PDF file of chapter for book A and book C, and you need to send it in the group. Okay, group में ही भेज देना, जैसे से आप डाउनलोड करेंगे सभी बच्चों के पास भी हो जाएगा। We can go through that, and in the next class we would be discussing the question answer. We would be discussing the answer of each questions of this chapter. That means we will be doing the get going section of this chapter in the next class. All right? Yes, sir. Yes, sir. I hope आप सभी को पोएम पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। If Yes, sir. Yes, sir. they are having any query, they can ask. Otherwise, we can close the session. We can. You have any query? No, sir. No, sir. No, sir. Wind up the session for today. Goodbye, everyone. Goodbye, Sir. Goodbye, sir.